नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की 27 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना एनडीए सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। ग्रामीण स्वामित्व योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 20 लाख से अधिक लोगों को घर के अधिकार घरौनी का वितरण किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच देश में कोविड स्थिति पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण की स्थिति और ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, देश के असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा। सरकार और यूरोपीय निवेश बैंक ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 250 मिलियन यूरो ऋण की पहली किस्त के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। केंद्र ने लुधियाना जिला न्यायालय परिसर में हुए विस्फोट पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी। भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मैसेजिंग एप्लीकेशन एसिग्मा शुरू की। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की मान्यता फिर से मिली और दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने संयुक्त अरब अमारात को 154 रन से हराया। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं मुकेश कुमार। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्वेत क्रांति किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार डेयरी क्षेत्र में किसानों को लगातार सहायता प्रदान कर रही हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी में बनास डेयरी की आधारशिला रखने सहित 2000 करोड़ रुपए से अधिक की 27 विकास परियोजनाओं की शुरुआत के अवसर पर बोल रहे थे। सहकारिता क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाली बनास डेयरी और पूर्वांचल के किसानों गोपालकों के बीच आज से एक नई साझेदारी शुरू हुई है। ये आधुनिक डेयरी प्लांट जब तैयार हो जाएगा तो पिंडरा ही नहीं, शिवपुरी, शिवपुर, सेवापुरी, रोहनिया और गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ जैसे जिलों के हजारों लाखों किसानों को इससे लाभ होगा। श्री मोदी ने आज किसान दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का स्मरण किया। उन्होंने किसानों से खेती के सबसे सुरक्षित तरीके प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती है। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी स्मृति में देश किसान दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गाय और गोवर्धन की बात करना कुछ लोगों की नजर में अपराध है। श्री मोदी ने कहा कि प्राचीन काल से गाय देश की समृद्धि का प्रतीक रही है। हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है। हमारे लिए गाय माता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए कई उपाय कर रही है। इसके लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी का परिणाम है कि पिछले 6-7 वर्ष में
दुग्ध उत्पादन में 45% की वृद्धि हुई है। आज भारत हर साल लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का दूध उत्पादन करता है और ये राशि जितना भारत में गेहूं और चावल का उत्पादन होता है उसकी कीमत से भी कहीं ज्यादा ये दूध उत्पादन की कीमत है। इसलिए भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना आज हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के डेयरी उत्पादों के लिए बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र और जन सामान्य के लिए दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करना एक समस्या रही है। इसी वजह से आज कामधेनु गाय की तस्वीर के साथ एक प्रतीक चिन्ह भी जारी किया गया है। प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्गों को अपने मकान पर अवैध कब्जे की चिंता से मुक्ति मिलेगी। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, उनको अवैध कब्जे से चिंता मुक्त करने में स्वामित्व योजना की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे संतोष है कि योगी जी के नेतृत्व में यूपी इसमें भी अग्रणी है। यूपी के सभी 75 जिलों में 23 लाख से अधिक घरौनी तैयार हो चुके हैं। इनमें से करीब 21 लाख परिवारों को आज ये दस्तावेज दिए गए हैं। श्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग काशी विश्वनाथ धाम के विकास से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अब काशी विकास का मॉडल बन रहा है। ये दिखाता है कि प्राचीन ढांचे को यथावत बनाए रखते हुए शहर का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जाति, पंथ, मत, मजहब के चश्मे से ही देखा। इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि यूपी का विकास हो, यूपी की आधुनिक पहचान बने। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली, गरीबों के घर, गैस कनेक्शन, शौचालय, इनको तो वो विकास मानते ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला भी रखी। 30 एकड़ भूमि में फैली इस डेयरी के निर्माण पर लगभग 475 करोड़ रुपए लागत आएगी। इसमें प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की सुविधा होगी। श्री मोदी ने रामनगर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र के लिए बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित दुग्ध उत्पादों की मूल्यांकन योजना के एक पोर्टल की शुरूआत की और लोगो जारी किया। श्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत राज्य के 20 लाख से अधिक निवासियों को घरौनी का वितरण किया। प्रधानमंत्री ने कई शहरी विकास और शिक्षा क्षेत्र की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दूध के अलावा बनास डेयरी प्लांट में रोज 50,000 लीटर आइसक्रीम, 20 टन पनीर और अन्य डेयरी उत्पादों के अलावा मट्ठा, दही, लस्सी और तमाम किस्म की मिठाइयां तैयार की जाएंगी। प्लांट में एक बेकरी यूनिट होगी और इसके साथ ही टेक होम राशन का प्लांट भी होगा, जिससे महिलाओं और बच्चों के लिए पोषक आहार तैयार होगा। इसके साथ ही रामनगर में प्रस्तावित विशेष बायोगैस प्लांट भी अपने आप में खास परियोजना है, जिसमें हर दिन 100 मीट्रिक टन गोबर से ईंधन और खाद तैयार की जाएगी और इसके लिए गोबर भी डेयरी प्लांट से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले और 2 से 4 पशु रखने वाले लगभग 2000 किसानों से इकट्ठा किया जाएगा। इन किसानों को 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर की खरीद का पैसा तो मिलेगा ही, साथ ही ईंधन बनाने की प्रक्रिया में तैयार होने वाले कई उपयोगी पदार्थों को रिवर्स सप्लाई चेन के जरिए उन्हें कम कीमत पर मुहैया कराया जाएगा। बनारस डेयरी प्लांट देश का पहला ऐसा प्लांट होगा जो अपनी जरूरत का ईंधन गोबर से इस बायोगैस प्लांट के जरिए तैयार करेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को पूरे देश में किसान दिवस मनाया जाता है।
इसके अलावा ये दिन भारतीय किसानों के योगदान के सम्मान और देश में उनके महत्व को गौरवान्वित करने के लिए मनाया जाता है। किसानों के उत्थान और कृषि क्षेत्र के विकास में चौधरी चरण सिंह के योगदान को मान्यता देने के लिए सरकार ने 2001 में निर्णय लिया था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर स्मरण करते हुए देशवासियों को किसान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसान अधिकारों के हितैषी थे। श्री नायडू ने किसान दिवस के अवसर पर किसानों का भी आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि किसान भारत की खाद्य सुरक्षा के आधार स्तंभ हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे किसान विपरीत परिस्थितियों में हमेशा देश के साथ खड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच देश में कोविड स्थिति पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। पिछले महीने समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को राज्य सरकारों को निकट समन्वय से काम करने का निर्देश दिया था, ताकि राज्य और जिला स्तर पर समुचित जागरूकता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में रोकथाम और निगरानी के प्रभावी उपाय जारी करने का भी निर्देश दिया था। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे एहतियाती उपायों के कड़ाई से पालन पर भी जोर दिया गया था। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए सतर्कता में किसी प्रकार की ढील न दें और कोविड से निपटने की पूरी तैयारी रखें। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड से निपटने की राज्यों की तैयारी और टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कंटेनमेंट, जांच तथा निगरानी, क्लिनिकल प्रबंधन, कोविड संबंधी नियमों के पालन और टीकाकरण से संबंधित कार्यनीति पर जोर दिया। राज्यों से कहा गया कि वे सभी जिलों में डेल्टा और ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या पर नजर बनाए रखें। उन्होंने अधिक मरीजों वाले इलाकों में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाने को भी कहा है। जिन राज्यों में निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं, उन्हें टीकाकरण की गति बढ़ाने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 236 मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से 104 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक सबसे अधिक 65 मरीज मिले हैं। इसके बाद दिल्ली और तेलंगाना का स्थान है। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मरीज सामने आए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 139 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 70,17,000 टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.4% है। कल कोविड के 7,495 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश की 60% से अधिक पात्र आबादी को दोनों कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। श्री मांडविया ने कहा कि लोगों के सहयोग और स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पित प्रयासों से ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना को विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रपति केरल के तिरुवनंतपुरम में पुस्तकालय और साक्षरता अभियान के पितामह पीएन पाणिकर की कांस्य मूर्ति के अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। I feel a great deal of satisfaction after unveiling the statue of pioneer of learning, literacy and library movements, the late P.N. Panikkar. I am thankful to the members of P.N. Panikkar Foundation for giving me this opportunity to be here with you all. श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश के शिल्पकारों और कारीगरों सहित असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा। नई दिल्ली में श्री यादव ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आला स्तर के कारीगरों को स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था से संबंधित लाभों सहित 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ई श्रम पोर्टल पर अब तक 14 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है। श्री यादव ने यह भी बताया कि प्रवासी मजदूरों और घरेलू कामगारों के बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण भी किया जा रहा है, जो कल्याणकारी नीतियों और योजनाएं बनाने में जानकारी उपलब्ध कराएगा। सरकार और यूरोपीय निवेश बैंक ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए ऋण की पहली किस्त के रूप में 25 करोड़ यूरो के वित्तीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया था। यूरोपीय निवेश बैंक ने इस परियोजना की वित्त पोषण के लिए कुल 45 करोड़ यूरो ऋण की मंजूरी दी है। भारतीय सेना ने आज एक आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन आर्मी सिक्योर इंडिजिनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन यानी एसिग्मा का शुभारंभ किया। ये नई पीढ़ी का आधुनिक वेब आधारित एप्लीकेशन है। इसे सेना के सिग्नल कोर के अधिकारियों की टीम ने बनाया है। इसे पिछले 15 वर्ष से कार्यरत आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग एप्लीकेशन के स्थान पर सेना के आंतरिक नेटवर्क पर लगाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंच गए हैं। श्री सुशील चंद्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने आज पहले दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्र ने लुधियाना जिला न्यायालय परिसर में हुए विस्फोट पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य से घटना के बारे में रिपोर्ट भेजने को कहा है। न्यायालय परिसर में आज तीसरे पहर विस्फोट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। दूसरी मंजिल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने आज राज्य पुलिस को वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स में हिंदुत्व के बारे में टिप्पणी के लिए एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है। लखनऊ अदालत में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया है कि खुर्शीद की पुस्तक के कुछ हिस्सों से हिंदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है, क्योंकि इसमें हिंदुत्व या हिंदू धर्म की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी विद्यार्थियों से कहा है कि वे एजुकेशन कंपनियों की ऑनलाइन कोचिंग का विकल्प चुनते समय सावधानी बरतें। मंत्रालय ने कहा है कि कुछ कंपनियों द्वारा किए जाने वाले निःशुल्क सेवाओं की पेशकश पर सावधानी से आकलन किया जाना चाहिए। लोगों को सलाह दी गई है कि वे सब्सक्रिप्शन फीस के भुगतान के लिए स्वचालित डेबिट विकल्प का चुनाव करने से बचें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके प्रयास से हो रहा है राष्ट्र निर्माण, जिसमें इनकम टैक्स है आपका योगदान। और जब ई फाइलिंग से हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न भरना इतना आसान, तो फिर देर क्यों करें? 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले www.incometax.gov.in पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करना ना भूलें। समय से इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर रिफंड्स भी जल्दी आ जाते हैं। लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लोन और वीजा एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में भी ITR सहायक है। नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। तो फिर आप भी समय न गवाएं। आज ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करें। अधिक जानकारी और रिटर्न फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ चुका है। एक्सप्रेसवेज, मेट्रो सेवाएं और एयरपोर्ट शुरू होने से इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। 4 नए एक्सप्रेसवे, 5 शहरों में मेट्रो सेवाएं शुरू और नए एयरपोर्ट शुरू हो चुके हैं। सड़क के साथ ही अब एयर कनेक्टिविटी में भी प्रदेश का दायरा काफी बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश देश में इकलौता राज्य है जहाँ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ये कार्य आर्थिक और औद्योगिक विकास को पंख लगाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प से उत्तर प्रदेश का नव निर्माण हो रहा है और ये नए भारत के निर्माण में योगदान दे रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। चाहते हो जिंदगी में भरना उड़ान, अगर आपकी मंजिल हो आसमान, गर्व हो महसूस पहनकर यूनिफॉर्म, तो ज्वाइन करिए इंडियन एयरफोर्स। भर्तियां 1 दिसंबर 2021 से शुरू। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करिए। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की 27 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना एनडीए सरकार की शीर्ष प्राथमिकता।
ग्रामीण स्वामित्व योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 20 लाख से अधिक लोगों को घर के अधिकार घरौनी का वितरण किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर देशभर में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच देश में कोविड स्थिति पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण की स्थिति और ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, देश के असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा। सरकार और यूरोपीय निवेश बैंक ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए ऋण की पहली किश्त के रूप में 25 करोड़ यूरो के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। केंद्र ने लुधियाना जिला न्यायालय परिसर में हुए विस्फोट पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी। भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मैसेजिंग एप्लीकेशन असिग्मा की शुरूआत की। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की मान्यता फिर से मिली और दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने संयुक्त अरब अमारात को 154 रन से हराया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। 35वां हुनर हाट दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज से शुरू हो गया। 14 दिन तक चलने वाले इस हाट का विषय है लोकल फॉर ग्लोबल। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि हाट में 30 राज्यों के 700 से अधिक कारीगर और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। श्री नकवी ने कहा कि हुनर हाट 2016 में शुरू की गई थी और अब तक 7,50,000 से अधिक स्वदेशी कारीगरों को इस पहल के माध्यम से अवसर और रोजगार मिले हैं। इनमें से 47% लाभार्थी महिला कारीगर हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सिविल सेवाओं में अत्याधुनिक दृष्टिकोण विकसित करना है ताकि अगले 25 वर्षों के लिए प्रशासन का रोड मैप निर्धारित किया जा सके। डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत और अपनी आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार चलाने में रूल यानी शासन की बजाय रोल यानी भूमिका को महत्व देना होगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की मान्यता दोबारा प्राप्त कर ली है। श्री ठाकुर ने कहा कि मान्यता की बहाली खेलों में उत्कृष्टता के उच्चतम वैश्विक मानकों को हासिल करने में भारत के प्रयासों को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार के अथक प्रयासों से ही संभव हुआ है। श्री ठाकुर ने कहा कि पिछले हफ्ते संसद में सरकार ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 पेश किया, जो भारत के खेल महाशक्ति बनने की ओर एक कदम है। दुबई में ACC अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने संयुक्त अरब अमारात को 154 रन से हरा दिया है। 283 रन के लक्ष्य के जवाब में संयुक्त अरब अमारात की पूरी टीम 128 रन बनाकर आउट हो गई। हरनूर सिंह ने शानदार 120 रन की पारी खेली। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा स्वामी श्रद्धानंद की, जिनका 1926 में 23 दिसंबर को निधन हो गया था। आर्य समाज के सन्यासी के रूप में स्वामी श्रद्धानंद ने दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रचार किया और 1920 के दशक में समाज सुधारों के लिए काम किया। उन्होंने 16 मई 1900 में गुजरावाला में गुरुकुल की स्थापना की, जिसे बाद में हरिद्वार स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1919 में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान वे गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन में उतर आए। उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में मदद की। गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली में एक विरोध मार्च का नेतृत्व किया और जब एक सैनिक ने भीड़ पर गोली चलाने की धमकी दी तो वे सीना तान कर खड़े हो गए और उसे गोली चलाने की चुनौती दी। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने हमेशा गरीबों की हालत में सुधार के लिए काम किया। महात्मा गांधी के शब्दों में, वे एक नायक की तरह जिए और एक नायक की तरह ही शहीद हुए। जिंदगी खपा गया अपनी और किसानों के सम्मान में। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 385 अंक बढ़कर 57,315 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 117 अंक चढ़कर 17,073 पर पहुंच गया। अब एक नजर कल के मौसम की पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रह सकते हैं। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में धुंध छाए रहने का आसार है। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर में बरसात हो सकती है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रह सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की 27 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना एनडीए सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। ग्रामीण स्वामित्व योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 20 लाख से अधिक लोगों को घर के अधिकार घरौनी का वितरण किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण की स्थिति और ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, देश के असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा। सरकार और यूरोपीय निवेश बैंक ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए ऋण की पहली किस्त के रूप में 25 करोड़ यूरो के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। केंद्र ने लुधियाना जिला न्यायालय परिसर में हुए विस्फोट पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी। भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मैसेजिंग एप्लीकेशन शुरू किया।
राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को विश्व डोपिंग रोधी संस्था की मान्यता फिर से मिली और दुबई में अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने संयुक्त अरब अमारात को 154 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।